नमस्कार। हेलो। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पूरी फैमिली भी अच्छी होगी। तो आज एक और कहानी के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम सभी ने अपनी लाइफ में मर्डर की स्टोरी सुनी है, कत्ल की घटनाओं के बारे में हमने सुना है। हम जानते हैं कि किसी कत्ल में सबूत होते हैं, गवाह होता है, इसी चीज़ों पर कातिल पकड़ा जाता है। लेकिन आज की जो कहानी है वो रोचक किस लिए है? रोचक इसलिए है क्योंकि आज की कहानी में गवाह और सबूत ये आत्मा ने दिए। जी हाँ, जिसका कत्ल हुआ उसकी आत्मा ने गवाह और सबूत पुलिस को दिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। एंड ये कहानी जो है ये रियल स्टोरी है, बट उस लड़की का रियल नेम मैं यूज़ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि किसी की भी डेथ हो जाती है, किसी की भी लाइफ का इंसिडेंट है, मैंने किसी से परमिशन नहीं ली है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील करूं। हालांकि ये आपको न्यूज़ में सुनने मिला होगा। तो मैं इसमें जिस लड़की की बात करने वाला हूं उसका नाम मैं रिया यूज़ करूंगा। एंड इसमें जो भी एक दो नाम मैं लूँगा वो फेक नेम होंगे, स्टोरी रियल है। तो एक लड़की है जिसकी शादी होती है। उसकी शादी होने के बाद कुछ सालों बाद उसके 2 बच्चे हो जाते हैं। अपने हस्बैंड के साथ वो रह रही होती है। मध्यम वर्गीय परिवार उसका, उसकी माँ सिर्फ थी, उसके डैड नहीं थे, उसका कोई भाई नहीं था। शादी के कुछ सालों बाद मतलब 2 बच्चे हो गए, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक ही उसके और उसके हस्बैंड की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। अब लड़ाई की जो वजह है वो वजह बहुत ही कॉमन है। हस्बैंड जो था वो ड्रिंक करता था, तो इसलिए लड़ाई होती थी। दोनों की लड़ाई धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होने लगी और अंत में दोनों ने यह फ़ैसला किया कि अब हम साथ में नहीं रहेंगे। साथ में नहीं रहने से यहाँ मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोगों का तलाक हो गया, वो लोग बस अपनी मर्ज़ी से अलग रहने लगे। तो वो जो लड़की थी रिया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने माँ के घर आ जाती है रहने के लिए। अब कुछ दिनों बाद रिया को यह पता चलता है कि उस मोहल्ले में उसकी माँ के घर के पास एक तांत्रिक रहता है, जिसके पास दूर दूर से लोग आते थे अपने समस्याओं को लेकर, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता था। रिया भी उस तांत्रिक के पास जाती है और अक्सर जाना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे उसे कुछ चीज़ें तांत्रिक बताता है करने के लिए, वो चीज़ें वो करती है, उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है। धीरे धीरे वो अक्सर ही जाने लगी, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जाती। उसकी माँ भी इस चीज़ से परिचित थी कि वो तांत्रिक के पास जा रही है, एंड और भी लोग हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई थी। अब आता है करवा चौथ। करवा चौथ का त्यौहार हम सभी जानते हैं कि काफ़ी स्पेशल होता है। वाइफ हस्बैंड के लिए फास्ट रखती हैं एंड उनके लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो करवा चौथ की शाम रिया अचानक अपने माँ से कहती है कि वो तांत्रिक के पास जा रही है। तो माँ चूँकि जानती है कि वो अक्सर जाती ही थी तांत्रिक के पास, तो उसने कहा ठीक है चली जाओ। रिया शाम को निकलती है और 2-3 घंटे बाद भी जब वो घर वापस नहीं आती तो उसकी माँ को चिंता होती है और उसकी माँ तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक के पास जाने के बाद वो पूछती है कि क्या रिया आई थी? तांत्रिक ने बोला कि नहीं, रिया आज तो नहीं आई थी। वहाँ पे बाकी लोग भी होते हैं उसी मोहल्ले से, लोग रिलेटेड लोग, तो उन लोगों ने भी कहा कि रिया आज नहीं आई। अब माँ को ये जानने के बाद थोड़ा सा डर फील होना स्टार्ट हुआ कि आखिर रिया कहाँ गई है। वो घर आ जाती है, उसे माँ को, उसकी रिया की माँ को ऐसा फील होता है कि किसी से मिलने तो नहीं जा रही है। वो घर आ जाती है, पूरा रात बीत जाता है। सुबह तक जब रिया वापस घर नहीं आती है तो उसकी माँ पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेन लिखाने। कंप्लेन हुई, उसने बताया कि तांत्रिक के पास जाने के लिए बोला और वापस नहीं आई। तो पुलिस वाले भी तांत्रिक नाम सुनकर ही उन्हें लगा कि अरे तो गड़बड़ है, और पुलिस को ये भी लग रहा था कि तांत्रिक ही कुछ किया होगा, क्योंकि तांत्रिकों की जो छवि है समाज में वो काफ़ी ज़्यादा इसी तरह से है। तो पुलिस तांत्रिक के पास जाती है और उसे अरेस्ट करती है या फिर पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। इसी दरमियान तांत्रिक को थाने बुलाने के टाइम पर ही रिया का मोबाइल वो घर पर छोड़ के जाती है करवा चौथ वाले दिन। तो वो मोबाइल पुलिस को मिलता है और वो मोबाइल में छानबीन करती है, तो 2 नंबर उसमें ऐसे थे जिस पर रिया की बहुत ज़्यादा बात होती थी, बहुत देर तक बातें होती थी। तो पुलिस को बिल्कुल समझ में आ गया कि ये 2 नंबर ही कुछ
चीज़ें पता चलेंगी इन 2 नंबर से। उन्होंने जब पता किया तो एक नंबर तांत्रिक का था और दूसरा नंबर था उस शख्स का जिससे रिया मिलती थी। समीर नाम का लड़का उसी के मोहल्ले में रहता था, तो रिया की उससे भी बात हो रही थी। समीर को भी थाने बुलवा लिया जाता है, दोनों से पूछताछ होती है कि रिया कहाँ है। तो तांत्रिक कहता है मेरे पास नहीं आई। वो लड़का समीर कहता है मेरे को भी नहीं पता, मेरे पास भी वो नहीं आई थी। तो इन सब चीज़ों में 2-3 दिन बीत जाते हैं। पुलिस थर्ड डिग्री भी यूज़ कर रही है, हर तरह से कोशिश कर रही है कि ये पता चले कि आखिर क्या माजरा है। दोनों में से कोई भी मुंह नहीं खोल रहा है। अब चूँकि हाई प्रोफाइल केस नहीं था, ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि एक मध्यम वर्गीय लड़की है जिसका बाप भी नहीं है, पति से अलग रह रही है, सिर्फ माँ है। तो हमारे समाज में पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो बिना सबूत और गवाह के पहली बात तो कातिल का कुछ पता नहीं चलता, दूसरा पुलिस उतने एफर्ट्स भी नहीं डालती है। इवन उसने डाला जितना डाल सकती थी, बट इनके बाद पुलिस ने सोचा कि यार अब नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं है, अब जो भी होगा तो वो होगा। उन्होंने अपनी एफ़र्ट्स वहीं पे बंद कर दिया। 5-6 महीने बीत जाते हैं इन सब चीज़ों को होते हुए। ओके, रिया के गायब हुए अब 6 महीने हो गए हैं। रिया की माँ अक्सर जा रही है पुलिस स्टेशन में पूछने के लिए कि क्या प्रोग्रेस है। तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं, जैसे पता होगा आपको बताएंगे। और चल कुछ नहीं रहा है, वो एकदम स्टॉप कर दिया उन्होंने। इसके बाद एक शाम, कहानी में ट्विस्ट अब आएगा। एक शाम समीर, जिस लड़के को पुलिस ने स्टार्टिंग में अपने पास बुलाया था, जिसकी खातिरदारी की थी, जिससे पूछा था, वो शाम को अचानक ही पुलिस स्टेशन आता है और काफ़ी घबराया हुआ है समीर। तो पुलिस ने बोला क्या हुआ, किस लिए यहाँ पर आए हुए हो, क्या बात है। तो उसने कहा कि सर रिया का कत्ल मैंने किया है, मुझे गिरफ़्तार कर लीजिए। अब पुलिस काफ़ी आश्चर्य में कि इसको इतना हम लोगों ने पूछा, इतना इससे पूछने की कोशिश करी, इसने कुछ नहीं बताया, अभी 6 महीने बाद अचानक आके कह रहा है कि रिया कत्ल मैंने किया। तो पुलिस ने कहा तुम बैठ जाओ और आराम से बताओ कि ये क्या कह रहे हो। इवन पुलिस ने बाहर जाके भी देखा कि किसी ने इसे मार के तो नहीं भेजा है, क्योंकि समीर बहुत ही डरा हुआ, वो बोल रहा है तो उसकी ज़ुबान नहीं खुल रही है, लड़खड़ा रही है। तो पुलिस ने पूछा कि क्या है, ऐसे कैसे तुम कह रहे हो कि उसका कत्ल तुमने किया है। तो समीर ने स्टोरी बताई। समीर ने बताया कि सर रिया जब से अपने मॉम के घर रहने आई थी तो मेरी उससे बातचीत होती थी, हमारी मुलाकात हुई, हमें प्यार हो गया, हम शादी करने के लिए सोच रहे थे। एंड करवा चौथ वाले शाम को रिया को मैंने फ़ोन करके बुलाया कि मिलने आओ मेरे घर। तो रिया मेरे घर मिलने आती है एंड उससे मैं कहता हूँ कि आज तो करवा चौथ है, बीवी अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखती है, साथ में रहते हैं, तो तुम भी आज मेरे घर पे रुक जाओ। तो उसने बताया कि सर रिया ने मना कर दिया, बोला कि नहीं मैं घर जाऊंगी, मेरे बच्चे हैं, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। तो समीर ने बोला कि नहीं रुक जाओ, हम लोग आज साथ में सोते हैं, कल चली जाना। तो इस चीज़ पे बहस होनी स्टार्ट हो गई और समीर उसे फोर्सफुली रोकना चाहता था वहाँ पे। रिया ने मना किया। तो और हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो समीर है वो ड्रिंक्स भी किया हुआ था उस दिन। तो उसने बताया कि जब बहस होने लगी, वो नहीं रुक रही थी, तो मैंने कोई घर पर ही रखी भारी चीज़ से उसके सर पे मार दिया और मैं नशे पे था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद जब मैंने देखा तो रिया नीचे पड़ी, उसके सर से खून बह रहा है और मैंने चेक किया तो वो मर चुकी थी। अब मुझे यार स्टोरी के बीच में कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। आज के टाइम पे इश्क, प्यार, मोहब्बत ये सब बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब तब होता है कि किसी व्यक्ति को किसी से अगर इश्क है तो वो क्या सिर्फ इसलिए उसे मौत के घाट उतार सकता है क्योंकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर वो उसकी बात नहीं मान रही है, वेदर वो उसको कह रहा है कि मेरे साथ सो जाओ या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या ये प्यार है जो हमारे सोसाइटी पे आज चल रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्यार तो बिल्कुल नहीं है। खैर, उसने बताया कि जब रिया मर गई तो मैंने मेरे ही बेडरूम पे बेड को हटा कर गड्ढा किया, इतना बड़ा गड्ढा जिसमें मैं रिया को रख सकूँ। उसके बाद मैंने रिया की बॉडी रखी, गड्ढे को बंद किया, उसके ऊपर बेड लगाया और उस पर सोने की कोशिश करने लगा। अब ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देती है कि यार अपने ही प्यार को आप मार के अपने ही घर के नीचे गाड़ रहे हो और बेड लगा के सोना चाहते हो। पहले उसने ये किया,
पुलिस ने बोला अच्छा फिर क्या हुआ? तो उसने बताया सर उसके बाद मैं रात में सो नहीं पाया। उसने बताया कि रिया मुझे हर जगह दिखने लगी। उसने यह भी बताया कि मैं रात में जब सोने जाता तो मुझे ऐसा लगता कि रिया मेरे बगल में लेट कर मुझे निहार रही है। उसने बताया कि मैं दिन में कहीं भी जा रहा हूँ, किसी को भी देख रहा हूँ, हर जगह मुझे रिया का भूत दिखाई देता है सर। समीर ने बताया कि मैं शराब पीता हूँ, दिन भर शराब पीने लगा ताकि वो मुझे ना दिखाई दे, लेकिन अब तो शराब भी बेअसर हो रही है और रिया का भूत किसी दिन ज़मीन से नीचे आकर मुझे मार देगा, इसलिए मुझे आप गिरफ़्तार कर लीजिए। समीर की स्टोरी सुनने के बाद पुलिस ने सोचा कि ये पागल तो नहीं हो गया है। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसे अचानक ये सारी चीज़ें कबूल करना, तो पुलिस को लगे कहीं पागल तो नहीं हो गया है। पुलिस को यह भी डर कि हमने इसे मारा था, कहीं इसकी वजह से उसके दिमाग में कोई असर तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली थी, जो ये थी कि उसने रिया को अपने घर के रूम के नीचे दफन किया था। पुलिस उसके घर जाती है, बेड हटा के नीचे खंदती है तो उसे एक कंकाल मिलता है। और इधर रिया की माँ भी आ गई है, पूरी सोसाइटी भी जमा है क्योंकि ऐसी घटना अगर होती है तो ऑब्वियसली भीड़ होगी। तो ये हुआ कि अब इसकी डीएनए करवानी है। तो रिया की माँ कहती है कि नहीं, ये रिया की ही बॉडी है, क्योंकि उसके हाथ में कंगन से वो पहचान गई कंकाल में। और उसने, रिया की माँ ने बताया कि पैर में रॉड डली हुई थी जो कि अभी भी है, तो ये रिया की बॉडी ही है। वेल, पुलिस को सबूत चाहिए, सबूत सिर्फ कंकाल और गहने नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने डीएनए की टेस्टिंग करवाई और टेस्टिंग से भी पता चला कि वो रिया की बॉडी थी। उस बंदे को गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर उसके साथ क्या हुआ, उसे कौन सा सज़ा मिला, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन आज की कहानी यही थी, कैसे एक आशिक अपने ही महबूब का कत्ल करके उसे अपने ही बेडरूम के नीचे दफन करता है और फिर उसमें पुरसुकून होकर सोने की कोशिश करता है। कहानी बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ख्याल रखिए अपना फैमिली का, और कृपया करके ऐसे प्यार से दूर रहिए जो आपको इस गति तक पहुँचा सकता है। ओके।